नमस्कार। विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में आप सुनेंगे जलवायु अनुकूलन और शहरी बाढ़ विषय पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के प्रोफेसर सुबिमल घोष से दिलीप झा की बातचीत। 5 जून 2025 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लाइमेट, एनर्जी एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी डिवीजन द्वारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 सेलिब्रेट किया गया। इसमें एक मुख्य एक्सपर्ट टॉक थी। उसका विषय था इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन अर्बन क्लाइमेट, अर्बन फ्लडिंग, और उसके विशेषज्ञ प्रोफेसर सुबिमल घोष जो कि IIT मुंबई से हैं, वो अभी हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका एक्सपर्ट टॉक है, हमारे सुनने वालों को बताइए कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, खास करके जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। उस समय पर शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। बढ़ते शहरीकरण के साथ कुछ समस्याएं भी हो रही हैं। बहुत सारे बड़े शहर पानी की कमी से जूझ रहे हैं, हमारे देश में भी और विदेशों में भी। दिल्ली शहर भी गर्मियों में अक्सर पानी की जो दिक्कत है महसूस करता है। ऐसी स्थिति में आपकी जो विशेषज्ञता है इस क्षेत्र में, वो किस तरह से लोगों को जागरूक करने में, उनको एजुकेट करने में और डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक हो सकता है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज में वाटर एक सेक्टर है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। कैसे, मैं बताता हूँ। क्लाइमेट चेंज के कारण एक चीज हो रहा है, क्या वार्मिंग के कारण पर डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग होता है, तो उसके साथ 7 से 8% एक्सट्रीम रेनफॉल इंक्रीज होता है एक पर डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग में। ये एक प्रॉब्लम है। तो एक्सट्रीम रेनफॉल ज्यादा हो रहा है तो पूरा जो रेन आ रहा है वो रेन तो एक्सट्रीम होके ही निकल जाता है ओशन में। तो जो लो टू मीडियम रेनफॉल है वो बहुत कम हो रहा है। जो एक्चुअली यूजफुल रेनफॉल है, जिसको सॉइल ले सकते हैं, उसको फूड एग्रीकल्चर जिसको हेल्प कर सकते हैं, वो रेन बहुत कम हो गया। तो एक्सट्रीम ज्यादा हो रहा है और लोअर मीडियम रेनफॉल कम हो रहा है तो हमारा वाटर अवेलेबिलिटी कम हो रहा है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो आ रहा है। और इसके साथ ये अर्बन रेनफॉल ये और भी काफी डिफिकल्ट सिनेरियो हो रहा है, क्योंकि अर्बन रीजन में ये एक्सट्रीम रेनफॉल और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और अर्बन रीजन में सरफेस तो पूरा कॉन्क्रीटेड है, जो रेन है, जो वाटर है, वो नीचे नहीं जा सकता है, तो वो पूरा फ्लो हो जाता है और उसके कारण फ्लडिंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन रीजन में है। अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसी कारण फ्लडिंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और हम लोग अभी मानसून के टाइम पे हर सिटी में 4-5 बार फ्लडिंग हो रहा है। ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो आ गया। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक तो है क्लाइमेट चेंज को हम लोग कम करना है, एमिशन कम करना है, उसको क्लाइमेट मिटिगेशन कहते हैं। लेकिन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड जो है अभी एटमॉस्फेयर में, वो तो 50-60 साल रह जाएगा, ऐसे और भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि रेसिडेंस टाइम उनका बहुत ज्यादा है। तो एक्सट्रीम्स तो ऐसे नहीं कमेगा। जस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करा के नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में तो एक्सट्रीम्स नहीं कमेगा। लेकिन उसके लिए हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं क्लाइमेट एडेप्टेशन। इसको कहते हैं मैनेजिंग द अनअवॉइडेबल्स। तो ये एडेप्टेशन का एक चीज है, क्या नया डिजाइन हम लोग लेके आ सकते हैं? क्या हम सिटी का ड्रेनेज सिस्टम रीडिजाइन कर सकता है? जैसे ज्यादा कुछ इम्प्लीमेंटेशन के साथ ये नया ड्रेनेज नेटवर्क विल बी कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल, ऐसा हो सकता है? क्या रिटेंशन पॉन्ड कर सकते हैं? क्या लेक को रेस्टोर कर सकता है? ये सब स्ट्रक्चरल मेजर हो गया। और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर एक है जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम। जैसे लोगों को पता चले कहाँ कहाँ रीजन में फ्लड हो रहा है, क्योंकि पूरा अर्बन रीजन में फ्लड नहीं होता है, कोई हॉटस्पॉट में होता है। कौन कौन सा हॉटस्पॉट अभी फ्लडेड है, ये इन्फॉर्मेशन लोगों को पता चलता है। नहीं तो नेक्स्ट 3 घंटा 6 घंटे में कौन कौन रीजन फ्लडेड होगा, ऐसा अच्छा फोरकास्टिंग सिस्टम हो सकता है। ये बहुत अच्छा होगा। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम है हर घर मौसम। उसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स साइंस अभी लेके आया है 6 किलोमीटर रेनफॉल फोरकास्टिंग सिस्टम, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। सो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि इसको प्रॉपर अर्बन फ्लड फोरकास्टिंग में यूज होगा तो इट विल बी अ बिग स्टेप। और इसके कारण बहुत अच्छा फ्लड वार्निंग सिस्टम जनरेट हो सकता है और उससे बहुत सारे लोग, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन अर्बन रीजन। आपने भारत फोरकास्ट सिस्टम की बात की, साथ ही एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो अर्बन फ्लड होता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक ही समय में बहुत बारिश का होना और फिर उस पानी का सही समय पे निकास नहीं होना। तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, भारत इस पर काम कर रहा है। इसमें क्या सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है, या इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और उनके अवेयरनेस का भी कितना महत्व है, खास करके विज्ञान संचार की दृष्टि से और वैज्ञानिक समझ को विकसित करने की दृष्टि से? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके सभी समस्या का तो समाधान
सहन नहीं हो सकता है। जैसे पूरा सिटी में आप तो 1000 सेंसर्स नहीं डाल सकते हो देखने के लिए कहाँ कहाँ फ्लडिंग हो रहा है। उसके लिए हम लोग एक क्राउड सोर्स सिस्टम बनाते हैं जिधर लोग सिटीजन आके इन्फॉर्मेशन देंगे, ये रीजन फ्लडेड हो रहा है, और इन्फॉर्मेशन सबको पता चलेगा और ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा। ऐसा सिस्टम होगा तो जो सिस्टम रन बाय द सिटीजन फॉर द सिटीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। और एक चीज है, जैसे अर्बन फ्लडिंग जो होता है, कभी कभी क्या होता है, हमारा जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो क्लॉग्ड रहता है, इसीलिए फ्लडिंग बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि जल निकल नहीं पाते हैं। और क्यों क्लॉगिंग होता है? क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन लोग ऐसे ही दूषित करते हैं, फेंकते हैं गार्बेज स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के सामने, और इसी कारण क्लॉग हो जाता है। ये क्लॉगिंग जब अर्ली वार्निंग सिस्टम या फोरकास्टिंग होता है, नेक्स्ट 3 घंटा में बहुत ज्यादा बारिश होगा, तब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप पूरा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को फिर क्लियर करो, फिर पानी निकलने दो, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा हमारा देश का जो फ्लड रेजिलियंस है वो बहुत अच्छा है। स्पेसिफिकली मैं मुंबई के लिए बोल रहा हूँ। मुंबई में 2005 में जो फ्लड हुआ था, 2-3 दिन में ये रिकवर कर गया था। 900 mm पर डे रेनफॉल रिकवर कर गया था। लास्ट ईयर जब 25 सितंबर सडनली बहुत ज्यादा रेन हो गया था, 200 mm रेन हो गया था एक डे में, और शाम को जब लोग घर से वापस आ रहे थे सडनली फ्लडिंग स्टार्ट हो गया। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर पूरा जल निकल गया। ये कैसे संभव हो रहा है? क्योंकि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा तरीके से मैनेज करता है। ये बहुत ही यूनिक है। मैं कुछ दिन पहले एक इंटरनेशनल मीटिंग में कुछ इंटरनेशनल कलीग्स के साथ उधर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और ये डिस्कशन आया क्या, न्यूयॉर्क में जो फ्लड हुआ था वो 7 दिन तक उनका मेट्रो जल के नीचे था, लेकिन हमारा मुंबई में कभी ऐसा नहीं हुआ। 1-2 दिन में वो रिकवर कर जाता है। हमारा कंट्री का ये ब्यूटी है, हम लोग रिकवर जल्दी कर लेते हैं। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन पार्टिसिपेशन और अच्छा होगा तो विल बी फ्लड रेजिलिएंट, द बेस्ट फ्लड रेजिलिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि इस बार मॉनसून 104% होगा। चूंकि मॉनसून अनप्रिडिक्टेड हो गया है, बारिश की मात्रा अनप्रिडिक्टेड हो गई है और ग्लोबल क्लाइमेट कंसर्न है। बाढ़ जो है, जो लगभग भारत के सभी हिस्सों की समस्या है, न केवल पहाड़ी इलाकों में जहाँ लैंडस्लाइड होता है बारिश में, बल्कि जो हमारा मध्य भारत है, जो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सब है, ये सब तो हमेशा रहते हैं। हमने साउथ में भी अचानक ही इस तरह की बाढ़ की आपदा झेली हुई है। ऐसी स्थिति में हम तकनीकी दृष्टि से या लोगों के पार्टिसिपेशन की दृष्टि से हमें किन देशों में ऐसा लगता है कि वहाँ अधिक मैनेज किया गया है इस तरह की आपदा के लिए, जो कि हमें एक उस तरह के अनुकूलन की जरूरत होगी, एडेप्टेशन की? मैं तो ये बताऊंगा कि हर देश का प्रॉब्लम डिफरेंट है। जैसे हमारा इंडिजिनियस जो सिस्टम है वो हमारा कंट्री के लिए होना चाहिए। जैसे हम बताऊंगा हमारा जो साइक्लोन फोरकास्टिंग सिस्टम है, ये साइक्लोन फोरकास्टिंग सिस्टम हमारा ईस्ट कोस्ट के लिए ही बना हुआ है। इतना अच्छा साइक्लोन फोरकास्ट सिस्टम शायद ग्लोबली किधर भी नहीं है। ये जो साइक्लोन फोरकास्टिंग, इससे बहुत कुछ सीखना है। जैसे 1999 में जो उड़ीसा में साइक्लोन हुआ था, 15,000 और उससे भी ज्यादा लोग पीपल डाइड। लेकिन ये 2021 में सिमिलर मैग्नीट्यूड का साइक्लोन हुआ, बट इट वाज अराउंड 100 ह्यूमन लॉस। तो ये है रिवोल्यूशन ऑफ साइंस, एंड दिस रिवोल्यूशन ऑफ साइंस, उसके साथ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, ह्यूमन पार्टिसिपेशन, सबको मिला के इतना अच्छा सिस्टम बना हुआ है। अभी उड़ीसा में साइक्लोन होता है तो एग्जैक्टली हम लोग फोरकास्ट करते हैं, एग्जैक्टली इवैक्यूएशन करते हैं और लाइफ लॉस ऑलमोस्ट नहीं होता है। तो ऐसा सिस्टम हर सेक्टर में होना चाहिए। जैसे अर्बन फ्लडिंग सेक्टर में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए। जो सेक्टर है, सभी सेक्टर को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनाना चाहिए। और मैं देख सकता हूँ क्या, मतलब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज सभी इस दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं। सभी सबका सेक्टर वेदर स्मार्ट क्लाइमेट रेडी बनाने का कोशिश कर रहा है। इसके लिए भारत फोरकास्ट सिस्टम भी आ गया, तो वील हैव अ वेरी गुड फ्यूचर इन मेकिंग आवर कंट्री क्लाइमेट रेजिलिएंट। और यही मेक इन इंडिया का भी मकसद भी है, जो सरकार इतना प्रयास कर रही है। और हम लोग टेक्नोलॉजी इनोवेशन में कई क्षेत्रों में आगे बढ़ के आ रहे हैं, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो या बायोडिग्रेडेबल का क्षेत्र हो या सी ऑयल का है। एक चीज, अंतिम सवाल ये बताइए कि एक तो लोगों को जागरूक करने में, लोगों तक इस सारी चीजों को पहुंचाने में, इस समस्या से अवगत कराने के लिए और उन्हें तैयार करने के लिए आकाशवाणी का आप क्या महत्व समझते हैं, देखते हैं? और दूसरी बात यह है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की गाथा हो रही है, जिसमें भारतीय सैनिकों ने तकनीकी जो स्थानीय हमारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया है। इन दोनों पर आप अपने विचार बताइए। आकाशवाणी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे सोचिए आप ड्राइव कर रहे हो, आप एक सिटी के एक साइड से दूसरे साइड जा रहे हो, आप रेडियो ऑन करोगे, आकाशवाणी ऑन करोगे तो यहाँ से पता चलेगा क्या। जैसे मुंबई में आप सोचिए, आप नवी मुंबई से पूरा कोलाबा जा रहे हैं तो आपको दादर होके जाना पड़ेगा। और अभी सोचिए आकाशवाणी अनाउंस किया क्या अभी दादर में फ्लडिंग चल रहा है और नेक्स्ट 1 घंटे में फ्लडिंग होगा, तो आपका डिसीजन चेंज कर सकते हो। तो ये जो अर्ली वार्निंग है, अर्ली वार्निंग तो डिफरेंट पोर्टल दे देंगे, लेकिन लोग तो हर डे हर टाइम पे पोर्टल नहीं देखेंगे। तो लोगों को ये अर्ली वार्निंग मिलने के लिए ये अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे पता है, मैं बचपन में जैसे साइक्लोन के टाइम पे हमेशा हम लोग आकाशवाणी सुनते हैं कि अभी साइक्लोन का कंडीशन ये है, इसी टाइम पे लैंडफॉल हो सकता है। तो जो
जो अवेयरनेस और जो लोगों को बताना अभी ऐसा हो सकता है, अलर्ट सिस्टम जनरेशन, इसमें आकाशवाणी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हाँ, मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी ये तो हम लोग देख लिया, ऑपरेशन सिंदूर में कितना सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ये सक्सेस के कारण बिकमिंग मोर रेजिलियंट टू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, ये क्लाइमेट हो, बाहर का कुछ स्ट्रेस हो, आतंकवादी हो, जो भी हो, वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर रेजिलियंट। ये बहुत ही अच्छा है एंड दैट्स द वे मतलब हमारा कंट्री डेवलप कर रहा है। सो वी आर बिकमिंग मोर लाइक अ डेवलप्ड कंट्री विद आवर ओन टेक्नोलॉजी एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ दैट। हमारे सुनने वालों को जो हमारे स्थानीय क्लाइमेट कंसर्न है के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाने वाला भारत दक्षिण एशिया में स्थित है और दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा है। भारत की स्थल सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर जबकि इसके समुद्र तट का विस्तार लगभग 7,517 किलोमीटर है। भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। इसके अलावा भारत के दक्षिण पूर्व में श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम में मालदीव जैसे समुद्री पड़ोसी। ये देश भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य में जहां पड़ोसी देशों से सौहार्द और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना समय की मांग है, वहीं रणनीतिक दृष्टि से देश की सुरक्षा को बनाए रखना भी जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में न केवल अंतरिक्ष बल्कि स्थल और जल में भी निगरानी रखना आवश्यक है ताकि देश की अस्मिता और सुरक्षा पर कोई आंच न आए। आज भी कुछ सीमाओं पर स्थित कई इलाके ऐसे हैं जहां ना तो बाढ़ लगाना संभव है और न ही जवानों की तैनाती करना। ऐसे में इस कार्य के लिए उपग्रहों की मदद ली जाती है। सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले उपग्रहों को सैन्य उपग्रह कहते हैं। इनका उपयोग गुप्त जानकारी जुटाने, नेविगेशन, सैन्य संचार, टोही एवं निगरानी मिशनों के लिए किया जा सकता है। हमारे देश में करीब 1 दर्जन उपग्रहों की मदद से सीमाओं की निगरानी का काम अंजाम दिया जाता है। इनमें से कुछ केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए जबकि बाकी दोहरे उपयोग यानी नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि सैन्य उपग्रह देश की तीसरी आंख के रूप में कार्य करते हैं। इनकी मदद से सटीक जानकारी प्राप्त करने की क्षमता बढ़ती है। युद्ध की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वह होती है जिसे हम शत्रु के इलाके में जाए बिना इकट्ठा कर सकते हैं और इस कार्य को सैन्य उपग्रह बखूबी अंजाम देते हैं। आइए भारत के वर्तमान सैन्य उपग्रहों के बारे में थोड़े विस्तार से जानते हैं। सैन्य उपयोग के लिए समर्पित भारत का सबसे पहला उपग्रह है GSAT-7। ये एक भूस्थिर यानी जियो सिंक्रोनस उपग्रह है जिसे सितंबर 2013 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ये एक बहुबैंड संचार उपग्रह है। ये हिंद महासागर जो विश्व के महासागरीय प्रभाग का तीसरा सबसे बड़ा महासागर के क्षेत्र में वास्तविक समय में सुरक्षित संचार प्रदान करता है। भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक इस संचार प्रणाली के प्राथमिक उपयोग करता है। GSAT-7 को रुक्मिणी भी कहा जाता है। ये विभिन्न भारतीय नौसेना परिसंपत्तियों को नेटवर्किंग क्षमता प्रदान करता है। इसमें एक समय में लगभग 60 जहाजों और 75 विमानों की नेटवर्किंग करने की क्षमता मौजूद है। GSAT-6A जिसे मार्च 2018 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था का उद्देश्य मल्टी बीम कवरेज के माध्यम से संचार सेवाएं प्रदान करना है। ये उपग्रह भारतीय सशस्त्र बलों को भी संचार सेवाएं प्रदान करता है। GSAT-7A जिसे एंग्री बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय वायुसेना के लिए एक समर्पित संचार उपग्रह है। इसे इसरो द्वारा सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। ये उपग्रह वायुसेना की वैश्विक परिचालन शक्ति को बढ़ाता है। कार्टोग्राफी के काम में आने वाले कार्टोसैट श्रृंखला के उपग्रहों में विशेष पैनक्रोमेटिक कैमरे लगे होते हैं जो भारत और हिंद महासागर क्षेत्र पर लगातार नजर रख सकते हैं। इसलिए कार्टोसैट उपग्रह भारत को युद्ध में बढ़त प्रदान करते हैं। इनका उपयोग दोहरे उद्देश्यों यानी नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ये उपग्रह भारतीय सुदूर संवेदन कार्यक्रम का एक हिस्सा है। कार्टोसैट श्रृंखला का पहला उपग्रह कार्टोसैट-1 है जिसे मई 2005 में प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद कार्टोसैट-2, कार्टोसैट-2A तथा कार्टोसैट-2C लॉन्च किए गए। इनमें लगे पैनक्रोमेटिक कैमरे पृथ्वी की छवि लेते हैं। कार्टोसैट श्रृंखला का सबसे उन्नत उपग्रह कार्टोसैट-3 है जिसे नवंबर 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। इसमें सबसे उन्नत पैनक्रोमेटिक कैमरे लगे हैं। इस उपग्रह में तापीय प्रतिबिंबन यानी थर्मल इमेजिंग क्षमता भी मौजूद है। GSAT-2 एक राडार प्रतिबिंबन उपग्रह है जिसे अप्रैल 2009 में लॉन्च किया गया था। ये एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार वाला उपग्रह है। इस उपग्रह में दिन और रात के साथ साथ सभी मास
मौसमी परिस्थितियों में निगरानी करने की क्षमता मौजूद है। ये भारतीय समुद्र में अवांछित जहाजों को भी ट्रैक कर सकता है। रिसैट 2 BRA भी एक राडार इमेजिंग उपग्रह है जिसे दिसंबर 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। इस उपग्रह की कार्यप्रणाली इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीक पर आधारित है। इन 10 उपग्रहों के अलावा 2 अन्य उपग्रह भी हैं जो सैन्य कार्यों के लिए काम में लाए जाते हैं। ये उपग्रह है हाइसिस यानी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट तथा एमिसैट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। हाइसिस एक दोहरे उद्देश्य वाला उपग्रह है जिसका डेटा रक्षा बलों के लिए भी सुलभ है। इस उपग्रह को नवंबर 2018 में प्रक्षेपित किया गया था। ये उपग्रह तटीय क्षेत्रों और अंतर्देशीय जल मार्गों की हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेवाएं प्रदान करता है। एमिसैट भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपग्रह है जिसे अप्रैल 2019 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष निगरानी क्षमता को बढ़ावा देना है। इसरो के अनुसार हाल ही में पाकिस्तान को लेकर हुई तनातनी में इन दर्जन भर सैन्य उपग्रहों का उपयोग किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए भारत ने एक साहसिक कदम उठाया। महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष आधारित निगरानी यानी SBS-3 कार्यक्रम के अंतर्गत 52 नए गुप्तचर उपग्रहों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए पहले तय की गई 4 वर्ष की समय सीमा को घटाकर 1 से 1.5 वर्ष कर दिया गया है। अक्टूबर 2024 में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कैबिनेट समिति ऑन सिक्योरिटी द्वारा स्वीकृत 22,500 करोड़ रुपए की SBS-3 परियोजना का उद्देश्य भारत की सीमाओं विशेष रूप से पाकिस्तान की गतिविधियों की निगरानी को बढ़ाना है। SBS-3 कार्यक्रम इसरो और निजी उद्योगों के बीच सहयोग का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित 52 उपग्रहों में से इसरो 21 उपग्रहों का विकास करेगा, जबकि बाकी 31 उपग्रहों के निर्माण का दायित्व 3 निजी कंपनियों आनंद टेक्नोलॉजीज, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और अल्फा डिजाइन को सौंपा गया है। रक्षा मंत्रालय ने इन कंपनियों को उपग्रहों के विकास की समय सीमा को 12 से 18 महीनों तक संक्षिप्त करने का निर्देश दिया है। अब इन उपग्रहों की तैनाती वर्ष 2026 के अंत तक या उससे पहले करने का लक्ष्य है, जो कि मूल 2028 के समय सीमा से काफी पहले है। इन 52 उपग्रहों में से 38 उपग्रह सेना को सौंपे जाएंगे ताकि खासकर चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सीमाओं की निगरानी और भी शिद्दत से की जा सके। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से प्रसारित किया गया।